नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे कटिंग एज साइंस ने इतिहास के सबसे उलझे हुए, सबसे मिस्टीरियस क्राइम केसेस को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। मतलब जो चीजें पहले एक गहरा रहस्य लगती थीं, उन्हें विज्ञान ने कैसे एक अचूक सच्चाई में बदल दिया। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ठीक है। तो इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही अहम चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कोल्ड केस के चैलेंज से, फिर बात करेंगे लोकार्ड के मशहूर सिद्धांत की। इसके बाद हम डीएनए प्रोफाइलिंग की पूरी क्रांति, वाई क्रोमोसोम ट्रैकिंग और असल दुनिया के कुछ ऐसे मामलों को देखेंगे जिन्होंने इतिहास रच दिया। और हाँ, आखिर में चेन ऑफ कस्टडी को समझना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। सेक्शन 1, द कोल्ड केस डिलेमा, यानी जब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से एक दीवार से टकराकर रुक जाती है। अब कोल्ड केस का नाम तो हमने बहुत सुना है, लेकिन असल में ये होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा अनसुलझा अपराध है जिसकी फिलहाल कोई एक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। फाइल बंद सी हो गई है। लेकिन अगर भविष्य में कोई नई जानकारी सामने आती है तो इसे फिर से खोला जा सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें आमतौर पर मर्डर या रेप जैसे बेहद सीरियस और हिंसक अपराध शामिल होते हैं। और पता है, इन मामलों में कोई स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस यानी कानूनी समय सीमा नहीं होती। इन अनसुलझे रहस्यों की असलियत थोड़ी कड़वी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके सुलझने का जो रेट है ना, वो लगातार गिरकर हर साल 30% से भी कम रह गया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है ह्यूमन एरर, जैसे कि टनल विजन। होता क्या है कि इन्वेस्टिगेटर्स कभी-कभी किसी एक ही संदिग्ध पर या किसी कमजोर से सबूत पर इतना फोकस कर लेते हैं कि असली अपराधी उनकी नजरों से बच निकलता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे मॉडर्न फॉरेंसिक टूल किट्स की, जो इन भूली बिसरी फाइलों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। एडवांस्ड फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, बैलिस्टिक और यहां तक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर दशकों पुरानी धूल फांक रही फाइलों में मानो फिर से जान फूंक देते हैं। सेक्शन 2, लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जो कि पूरी फोरेंसिक्स की एकदम कोर फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी का बेस क्या है? डॉक्टर लोकार्ड का वो मशहूर सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे पर कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ती हैं। ये सुनने में जितना सिंपल है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में उतना ही पावरफुल है, क्योंकि ये साबित करता है कि दुनिया का कोई भी अपराधी हो, वो किसी न किसी तरह से अपने क्राइम सीन से कनेक्टेड होता ही है। वो बिना सुराग छोड़े जा ही नहीं सकता। और ये सुराग कोई बहुत बड़े हथियारों या खून के निशानों तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक मामूली से डाक टिकट के पीछे लगी लार, गला घोटने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी पर चिपके स्किन के कुछ सेल्स, या फिर जल्दबाजी में फेंकी गई टोपी पर मौजूद पसीने की कुछ बूंदें, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्रेस भी ना इतने बड़े सुराग बन जाते हैं कि 10 को पुराने केस को भी पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन 3, द डीएनए प्रोफाइलिंग रेवोल्यूशन। चलिए समझते हैं कि कैसे इसने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की दुनिया ही पलट कर रख दी। अब थोड़ा टेक्निकलिटी में जाते हैं। न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक बहुत ही अहम फर्क होता है। न्यूक्लियर डीएनए हमें माता और पिता दोनों से आधा आधा मिलता है, राइट? लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ माँ से मिलता है। और क्योंकि एक ही मैटरनल लाइन यानी मातृवंश के लोगों में ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, इसलिए फॉरेंसिक वाले इसका इस्तेमाल खास तौर पर मातृ संबंधों को 100% साबित करने के लिए करते हैं। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 अरब। जी हां, आइडेंटिकल ट्विन्स यानी समान जुड़वा बच्चों को अगर छोड़ दें तो किन्हीं भी दो लोगों का डीएनए प्रोफाइल बिल्कुल एक जैसा होने का चांस 30 अरब में से केवल एक है। इमेजिन कर सकते हैं आप? ये विशाल नंबर ही इस बात की गारंटी है कि डीएनए साइंस कितनी ज्यादा एक्यूरेट और अचूक है। अब ये पूरा मैजिक होता कैसे है? डीएनए प्रोफाइलिंग के 4 मेन स्टेजेस होते हैं। पहला, एक्सट्रैक्शन, जहां सैंपल में से डीएनए को बड़ी सावधानी से निकाला जाता है। दूसरा, कटिंग, जहां खास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेज, सेपरेशन। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके इन टुकड़ों को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। और फाइनली इमेजिंग, जहां रेडियोधर्मी मटेरियल एक फ्लोरेसेंट इमेज बनाता है, और यही वो इमेज है जो अपराधी को बेनकाब कर देती है। सेक्शन 4, ट्रैकिंग द वाई क्रोमोसोम।
जहां हम पैतृक वंश यानी पैटर्नल लाइनेज का पता लगाते हैं। आपने YSTR एनालिसिस का नाम सुना होगा। ये एक तरह से एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फिल्टर की तरह काम करता है। ये क्राइम में शामिल मेल सस्पेक्ट्स को अलग कर सकता है, उनके सटीक पैतृक वंश की पहचान कर सकता है, और सबसे खास बात ये भी बता सकता है कि क्या ट्रेस एविडेंस में एक से ज्यादा पुरुष शामिल थे। अब देखिए, 2 सगे भाइयों का YSTR प्रोफाइल हमेशा सेम होगा। तो अगर 2 सस्पेक्ट्स का प्रोफाइल अलग अलग आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो एक ही पिता की संतान नहीं हो सकते। एकदम क्लियर कट। सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड क्रिमिनल कन्विक्शंस। थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि कैसे साइंस ने असल जिंदगी के ऐतिहासिक मामलों को क्लोजर दिया। हिस्ट्री के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ये ट्रैकिंग कितनी पावरफुल है। उदाहरण के लिए 1945 के न्यूएनगैम कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मामला। वहां के एक नाजी गार्ड फ्रेडरिक कार्ल बर्जर को पूरे 75 साल बाद 2020 में पकड़ लिया गया। या फिर MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए। 1953 में हैरल्ड ब्लावर और फ्रैंक ओल्सन की मौत CIA के गुप्त एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुई थी। दशकों बाद ही सही, पर साइंटिफिक एविडेंस ने गवर्नमेंट को हर्जाना देने पर मजबूर कर दिया। ये केसेस साफ बताते हैं कि साइंस के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती। चलिए अब एक और टाइमलाइन को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि डिजिटल फोरेंसिक और DNA कैसे एक साथ काम करते हैं। ये मामला है मालदीव के एक जर्नलिस्ट रिलवान के अपहरण का। अप्रैल 2016 में CCTV फुटेज यानी डिजिटल फोरेंसिक ने स्वेद नाम के एक शख्स को रिलवान का पीछा करते हुए पकड़ा। उसके कुछ ही देर बाद चश्मदीदों ने एक आदमी को चाकू की नोक पर एक लाल कार में जबरदस्त धकेले जाते देखा। जब उस अपार्टमेंट की DNA टेस्टिंग हुई तो वहां मिला DNA रिलवान की मां के DNA से एकदम परफेक्ट मैच हो गया। लेकिन ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने एक बड़ी खामी पकड़ ली। उन्होंने चेन ऑफ कस्टडी रिपोर्ट ना होने पर भारी ऑब्जेक्शन किया, जिससे यह पूरा मजबूत केस एक कानूनी दीवार से टकरा गया। दुनिया भर के कुछ और केसेस पर नजर डालें तो हम DNA एक्सट्रैक्शन की असली ताकत को समझ सकते हैं। 1995 का वो खौफनाक तंदूर मर्डर केस याद है? उसमें एक पूरी तरह से जली हुई हड्डी के छोटे से टुकड़े से DNA निकालकर विक्टिम के माता पिता से मैच किया गया था। या फिर शीना बोरा केस, जहां एक कुचली हुई जांग की हड्डी से कैल्शियम हटाकर एकदम सटीक DNA टेस्ट किया गया। और दिल्ली का निर्भया केस, जहां आरोपियों के कपड़ों पर मौजूद खून की एक एक बूंद पीड़िता के DNA से मैच हो गई थी। ये माइलस्टोन्स बताते हैं कि सबूत भले ही कितना भी डैमेज हो जाए, साइंस सच को सामने खींच ही लाती है। सेक्शन 6 द चेन ऑफ कस्टडी। ये वो पॉइंट है जहां एक परफेक्ट साइंस का सामना इंसान की गलतियों से होता है। आपको क्या लगता है, क्राइम सीन से सबूत उठाना आसान है? बिल्कुल नहीं। जांचकर्ताओं को सबूतों के कई दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट और हाई टेम्परेचर DNA को खराब कर सकते हैं। नमी जो ऐसे बैक्टीरिया पैदा करती है जो DNA को ही खा जाते हैं। गंदे हाथ, बिना स्टेरिलाइज किए गए इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर सबूत के ऊपर गलती से खांसना या छींकना, यहां तक कि बाहर से हवा में उड़कर आए पार्टिकल्स भी पूरा सैंपल बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल क्रिटिकल है कि हर सबूत को बहुत सावधानी से सुखाया जाए और अलग अलग पैक किया जाए। और यहां आता है सबसे अहम रूल, जिसे बिना किसी समझौते के फॉलो करना पड़ता है। अदालत में DNA को एक पक्के सबूत के तौर पर पेश करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी का अटूट होना एकदम मैंडेटरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या सिक्योरिटी में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो इसका सीधा फायदा आरोपी को मिलता है, जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। और फिर चाहे आपका साइंस कितना भी सटीक क्यों ना हो, पूरा का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर के फैक्ट्स को वाइंड अप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को देखना बहुत जरूरी है। कोर्ट का कहना है कि DNA टेस्ट एकदम परफेक्ट आइडेंटिटी देता है। ये एक बहुत ही एडवांस साइंस है। ये छोटे से शब्द दिखाते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम इस साइंस की कितनी रिस्पेक्ट करता है। एक ऐसा साइंस जिसने पूरी दुनिया के कोर्टरूम्स का नक्शा ही बदल दिया है। तो सब कुछ जानने के बाद हम आज इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर DNA टेस्टिंग हमें एकदम परफेक्ट 100% सही पहचान दे सकती है, तो क्या सबूतों को हैंडल करने में होने वाली इंसानी गलतियां हमेशा हमारे पूर्ण न्याय पाने के रास्ते की सबसे कमजोर कड़ी बनी रहेंगी? ये अचूक बायोलॉजी और गलतियां करने वाले इंसानों के बीच का एक ऐसा बैलेंस है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।